हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लाए हैं एनटीए अभ्यास के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सवालों से फायदा क्या है कि आपने यदि रिवीजन कर लिया है पूरा, तो इससे जो लास्ट माइल रन है, बस वो है, ये लास्ट माइल रन है कि आपका जो भी आपका गोल है, जितने भी नंबर आप अचीव करना चाहते हैं जेईई में, तो वहां तक पहुंचने में आपको ये मदद करने वाला है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि ये लिटिल चार्ज्ड बीड इज इनसाइड द हॉलो फ्रिक्शनलेस स्फीयर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब है कि ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा। स्फीयर, इसके अंदर एक बीड है जिसके ऊपर चार्ज। स्फीयर हैज अ डायमीटर दिस मच, मास है बीड का इतना, चार्ज है बीड का इतना। तो कितना मिनिमम चार्ज एक ऑब्जेक्ट को कैरी करना चाहिए एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर to keep hold the charged bead at the vertex of the sphere in stable equilibrium। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारा जो बीड है वो स्फीयर के वर्टेक्स पे टिक जाना चाहिए। तो हम कितना मिनिमम चार्ज हमें एक बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट को देना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं स्फीयर। स्फीयर यहाँ पे मैं बना देता हूं, ये रहा स्फीयर। और जो हमारा चार्ज्ड बीड था वो यहां पर आ जाना चाहिए, चार्ज बीड यहां पर आ जाना चाहिए। और एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, इस पे चार्ज लेट से क्यू के बराबर है। ये क्यू की मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी है ये चार्ज का स्मॉल क्यू चार्ज हमें दिया हुआ है। और आप कह सकते हैं क्लियरली कि यार यहाँ पे इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। नॉर्मल लग रहा होगा नीचे, mg लग रहा होगा नीचे, और ये इक्विलिब्रियम में है इस जगह पर। लेकिन हमें ना सिर्फ इक्विलिब्रियम चाहिए बल्कि स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यदि मैं इसको इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता हूं तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स, टॉर्क कुछ इस तरीके से लगने चाहिए कि जिससे ये वापस अपनी लोकेशन पर आ जाए। यानी कि इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट करने चाहिए यदि इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है। तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, वही हम अचीव करना यहां चाहते हैं। तो मैं जस्ट फॉर फन मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूं थीटा एंगल से। थीटा एंगल से मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूं और क्यू जो है मान लीजिए आ गया है यहां पे। ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये एंगल हो गया आपका थीटा। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनकी गिनती करते हैं। सबसे पहले एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेट्स से Fe के बराबर लग रहा है। एक लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। और ये एंगल जो है थीटा के बराबर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बिकॉज ये स्फीयर के ऊपर रखा हुआ, स्फीयर के अंदर है, स्फीयर से टच हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और हम जानते हैं कि नॉर्मल यदि किसी पॉइंट पर बनाएंगे तो वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो ये सर्कल का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, सॉरी। तो सेंटर से पास होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये मैंने बना दिया नॉर्मल रिएक्शन है। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी एक पार्ट है, ये पार्ट जितना एंगल बनाएगा एक सरकमफेरेंस पे, ये जो एंगल बनाएगा सरकमफेरेंस से, उससे डबल एंगल ये बनाएगा इसके सेंटर पर। तो ये वाला जो एंगल है कितना हो गया आपके पास, 2 थीटा के बराबर। ये 2 थीटा हो गया तो ये भी आपके पास हो गया थीटा के बराबर। ठीक, तो ये सारे एंगल्स यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं। अब मैं फोर्सेस जो है इस पार्टिकल के ऊपर दिखाना चाहता हूं कि ये नॉर्मल की टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक मैं दोबारा ये डायग्राम बना देता हूं, दोबारा डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको और कंपोनेंट करने में आसानी रहे। ठीक, तो एक हमारे पास ये वाली लाइन है, नॉर्मल की लाइन, यहां लग रहा है नॉर्मल, और इस पार्टिकल के ऊपर यहां पर जो है लग रहा है mg, ये जो पार्टिकल है। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इस नॉर्मल से थोड़ा सा इधर लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये है साहब आपका Fe। ये एंगल जो है थीटा है, ये एंगल जो है थीटा है, ये एंगल जो है थीटा के बराबर है। ठीक, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में एंगल थीटा के बराबर है। और हमें इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर इनके कंपोनेंट्स करने हैं। तो करे जाए, Fe का कंपोनेंट आएगा इस तरफ Fe cos थीटा, और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा Fe sin थीटा। mg का कंपोनेंट करें तो mg का कंपोनेंट आएगा इस तरफ mg2 cos थीटा,
mg cos 2 थीटा, सॉरी mg cos 2 थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। नॉर्मल का कोई कंपोनेंट आएगा नहीं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और अब मैं क्या चाहता हूं कि बेटा कि इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा हो वो लेफ्ट डायरेक्शन राइट इस तरफ लगना चाहिए, जिससे ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ सके। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि Fe sin थीटा माइनस mg sin 2 थीटा ये होना चाहिए 0 से ज्यादा। और यदि मैं बिल्कुल लिमिटिंग केस की बात करूं कि हमें मिनिमम चार्ज ही चाहिए, मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स ही निकालना है, इसको आप बराबर कर दीजिए। यहां से मैं लिख सकता हूं कि फॉर मिनिमम चार्ज, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ Q, मिनिमम वैल्यू ऑफ Q आप क्या करिए यहाँ पे Fe sin थीटा को बराबर कर दीजिए mg sin 2 थीटा। अब एंगल जो है बहुत ज्यादा छोटा है तो sin 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकता हूं, sin थीटा को थीटा लिख सकता हूं। सो Fe इंटू थीटा इज इक्वल टू mg इंटू 2 थीटा। थीटा से थीटा चला गया, Fe की वैल्यू 2mg के बराबर आपको मिल जाती है। Fe की वैल्यू में लिखूंगा k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय डायमीटर का स्क्वायर। ये नहीं लिखना है। अब देखिए इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है इंस्टेंट पे वो कितना है। ये जो डिस्टेंस है रेडियस के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस के बराबर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक कितनी बन जाएगी आपके पास r cos थीटा के बराबर, और ये कितनी बन जाएगी डिस्टेंस r cos थीटा के बराबर। तो ये 2r cos थीटा, 2r cos थीटा के बराबर होने वाली डिस्टेंस, तो यहां मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स में k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2r cos थीटा का स्क्वायर। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ इस जगह पर, इज इक्वल टू 2 टाइम्स mg, 2 टाइम्स mg, 2 टाइम्स mg। तो आप यहाँ पे 2r को क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। ये बन जाएगा आपके पास k q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। थीटा बहुत छोटा है तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो d स्क्वायर ही आ जाएगा इज इक्वल टू 2mg। तो आपको कैपिटल Q की वैल्यू मिल जाने वाली है 2mg d स्क्वायर डिवाइडेड बाय k इंटू स्मॉल q। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 2 जो है 2 है 2, मास कितना है 90 मिलीग्राम। 90 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। जी की वैल्यू है 10 और आपके पास है d स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, हाफ मीटर है डायमीटर, सो इट विल बी 1/4, 1/4। और नीचे क्या है आपके पास kq, k इज 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 और चार्ज कितना है इसका 0.5 माइक्रोकूलम, सो 1/2 इंटू माइक्रोकूलम है 10 रेज़ टू द पावर -6 यहाँ पे लगा देंगे। देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। ये आपके पास 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 2 बार, 9 से गया ये 10 बार, और ये 9 और -6 +3 बनेगा यहाँ पे, +3 ऊपर जाएगा तो -9 बनेगा यहाँ पे, और 2 पावर यहाँ पे है 10 की पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, 3 6 9 सॉरी -9, तो 10 रेज़ टू द पावर -7 हमारा आंसर आना चाहिए। सो 10 रेज़ टू द पावर -7 या इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 लिखा जा सकता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमें मैच हो रहा है। तो यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 ले लेंगे, हमने 10 ले ली थी, तो आपका आंसर 9.8 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मिल जाता है। तो सवाल अच्छा था, काफी अच्छा था मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ता। तो इस सवाल को आप कह सकते हैं कि ये जो है ये 5 आउट ऑफ 5 है, अच्छा सवाल था। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, एक पॉलिश्ड मेटल प्लेट है। पॉलिश्ड मेटल प्लेट का मतलब है कि रिफ्लेक्टिंग जो पेंट है वो किया गया है उस प्लेट के ऊपर, बहुत शाइनी है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा करता है, एब्जॉर्ब जो है वो कम करता है। आप ये बात जानते भी हैं कि A + R + T इज इक्वल टू जो है 1 के बराबर होता है। ये ट्रांसमिशन को यदि आप भूल जाएं तो इसको आप लिख सकते हैं A + R = 1। तो यदि कोई बंदा अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा तो वो पुअर एब्जॉर्ब करेगा, यदि वो रिफ्लेक्टर अच्छा है तो एब्जॉर्वर वो पुअर है, एब्जॉर्वर वो पुअर है, और कोई एब्जॉर्वर अच्छा है तो वो रिफ्लेक्टर पुअर है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास ये है एक शाइनी प्लेट है, बढ़िया शाइनी प्लेट है, और बीच में जो है एक डार्क स्पॉट है,
बीच में हमारे पास एक डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट को ब्लैक सी दिखाएंगे। इसको हीट किया जाता है 1400 केल्विन पे, 1400 केल्विन तक इसको गर्म किया है और फिर इसको एक अंधेरे रूम में ले जाया जाता है। तो कौन सा स्पॉट जो है वो दिखेगा आपको? तो स्पॉट जो है वो कैसा दिखेगा? डार्कर देन द प्लेट, ब्राइटर देन द प्लेट, इक्वली ब्राइट, इक्वली डार्क। तो यहां आपको ये समझने की जरूरत है कि ब्लैक बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज्यादा लाइट जो है एब्जॉर्ब करते हैं। यहां आपने देखा था कि ब्लैक बॉडी के लिए आर की वैल्यू 0 के बराबर है। ब्लैक बॉडी की यदि बात करूं तो ए की जो वैल्यू है 1 के बराबर होती है और रिफ्लेक्ट ये जो आर की वैल्यू है 0 के बराबर होती है। यदि मैं बात करूं हमारे पॉलिश्ड सरफेस के लिए बात करूं, एक आइडियल पॉलिश्ड सरफेस है तो एब्जॉर्प्शन जो है उसका 0 है और रिफ्लेक्शन जो है 1 के बराबर होता है, यानी वो 100% रिफ्लेक्शन कर देता है, ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है और बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करती है, रिफ्लेक्शन बहुत कम करती है। अब यदि ब्लैक बॉडीज को हीट किया जाएगा तो वो बहुत सारी जो है एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं एनर्जी का, और उसके बाद जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये इमिट करते हैं लाइट बहुत ही ज्यादा। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं उतना ही ज्यादा इमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं, इमिट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर्स, बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड इमिटर। इमिट करने का मतलब है कि अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है उसने बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया है तो वो बहुत ज्यादा अपने अंदर से इमिट करेगी, बहुत ज्यादा जो है ये इमिट करने वाली है। तो यदि हम दोनों को कंपेयर करें, इस पॉलिश्ड प्लेट को और इस ब्लैक होल को, ब्लैक बॉडी को, तो कौन ज्यादा इमिट करेगा अंधेरे रूम में? क्योंकि अंधेरे रूम में रिफ्लेक्ट करने को तो कुछ है नहीं, रिफ्लेक्ट करने को तो कुछ है नहीं, खुद का जो एनर्जी सोर्स है वही आपको जो है करना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि जो होल है वो ज्यादा ब्राइट होगा कंपेयर टू द पॉलिश्ड प्लेट। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक आपके पास बंदा है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, और एक जो है प्रो लेवल जो है चीटर है, वो बहुत ढंग से चीट करता है। यदि एक रूम में बैठा दिया जाए तो टॉपर से भी ज्यादा जो है मार्क्स ले आता है। दो ऐसे बंदे हैं। तो जो पढ़ाई करने वाला बंदा है वो अच्छा एब्जॉर्वर है, बट वो चीटिंग नहीं करता है, चीटिंग बहुत ज्यादा कम करता है, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है और जब भी उसको मौका मिलता है तो वो इमिट करता है, अपने खुद से आंसर लिखता है, इमिट करता है। और जो बंदा है जो चीटर है प्रो लेवल का, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, बस चीटिंग इतनी बढ़िया करता है, यदि चीटिंग करने का कोई साधन मिल जाए तो बढ़िया मस्त जो है चीटिंग कर लेता है। अब इन दोनों को डार्क रूम में ले जाते हैं, इसका मतलब अकेला अकेला उनको पेपर एग्जाम हॉल में बिठा देते हैं, पूरे रूम में अकेले बंदे हैं दोनों। तो किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे सोचिए? बिकॉज जो चीटर बंदा है प्रो लेवल, उसके पास कोई चीटिंग करने को नहीं है तो उसके मार्क्स जो है बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता था, जो बहुत मेहनत करता था पढ़ाई में, तो वो जो है बहुत ज्यादा मार्क्स जो है लेकर आ जाएगा। बिल्कुल सेम जो है यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि होल और पॉलिश सरफेस की यही कहानी है। तो इसको आप कह सकते हैं कि 2 आउट ऑफ 5 जो है इसको दिया जा सकता है, 2 आउट ऑफ 5 जो है ये दिया जा सकता है। ठीक है, इसको कठिनाई का जो लेवल है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट इज। तो पार्टिकल को फेंका है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, ये इस तरीके से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका पाथ जो है कैसे होने वाला है? इसका पाथ होने वाला है कुछ इस तरीके से। अब कुछ समय के बाद इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है, वो एंगल बनाती है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो हमें बताना है कि स्पीड की वैल्यू जो है कितनी होने वाली है। तो मैं एक बात जानता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आपने देखा होगा हमेशा u cos थीटा जो है वेलोसिटी इसकी रहती है। तो मैं कह सकता हूं इस समय इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, v cos 30, और इनिशियल इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, 10 cos 60। ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो लिखूंगा 10 इंटू cos 60 1/2 इज इक्वल टू v इंटू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, v की वैल्यू आपको मिल जाती है 10/√3 के बराबर मीटर पर सेकेंड। सो v इज इक्वल टू 10/√3 आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है जी। सवाल जो है
काफी आसान था, इसे 2 आउट ऑफ 5 आप रेट कर सकते हैं, 2 आउट ऑफ 5। बिल्कुल भी मुश्किल का काम नहीं है इसमें। आपने यदि तैयारी की हो सीरियस, तो ऐसे क्वेश्चंस हर जगह मिलते हैं। एक्सरसाइज 1 जो है, किसी भी आप कोचिंग का मॉड्यूल उठा लीजिए, उसमें ये एक्सरसाइज 1 में सवाल मिलता ही है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है सम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज स्प्रेड इनसाइड अ रूम and consequently the level of radiation become 50 times the permissible level of normal occupancy of the room. After how many days will the room be safe for occupation? तो कोई एक रूम है और उसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से जो है कंटेमिनेशन हो चुका है, यानी कि इतनी ज्यादा रेडिएशन फैल चुकी है कि अब उसमें हम जो है अंदर नहीं जा सकते हैं। 50 टाइम्स द नॉर्मल जो लिमिट होती है रेडिएशन की, कंटेमिनेशन की। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे तो रेडिएशन जो है कम होगा, ऑब्जेक्ट जो है उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होंगे। तो हमें बताना है कि कितने समय में कि हम परमिसिबल लिमिट तक पहुंच जाएंगे उस रूम के अंदर। तो मैं मान लेता हूं कि परमिसिबल जो लिमिट है वो n0 के बराबर है। तो इस समय जो इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहूं या इनिशियल एक्टिविटी कहूं, किसके बराबर है? 50 टाइम्स ऑफ परमिसिबल वैल्यू। और हम चाहते हैं कि बाद में कितनी हो जाए? परमिसिबल वैल्यू के बराबर हो जाए, n0 के बराबर हो जाए। तो 50 n0 से n0 आने में कितना समय लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, t is equals to 1 upon lambda ln कितना था अपॉन कितना है, कितना था 50 n0 डिवाइडेड बाय कितना है n0। ये जो ट्रिक है ये सिखाई थी मेरे टीचर ने कि 1 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ln कितना था अपॉन कितना है, कितना था कितना है, n0 से n0 गया ln 50, तो जाएगा आपके पास 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज ln 2 by k, ln 2 by t half, सॉरी, सो इट्स ln 2 by t half which is 10 days, और यहां जाएगा आपके पास ln 50। बस आपको इसे करना है सॉल्व और आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ln 50 को लिख सकते हैं ln 10 plus 5, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 100 by 2 लिख सकते हैं, इसको 100 by 2 लिख सकता हूं। तो ln 100 minus ln 2 डिवाइडेड बाय ln 2, और यहाँ जाएगा आपके पास 10। सो ln 100 को लिख सकता हूँ 10 ln 10, सो 10 into 2.303 minus 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693, और यहाँ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर एग्जैक्ट मिल जाता है कितने दिन इसको लगेंगे नॉर्मल होने में। ओके, सवाल जो है इतना मुश्किल था नहीं, तो आप कह सकते हैं कि ये भी 2 और 3 के बीच में, जैसे 3 दे देते हैं, 3 आउट ऑफ 5 है, नॉर्मल सवाल है। ओके, इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है कोएक्सियल सिलेंडर है मेड ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन S। सिलेंडर को जो है डुबो दिया है और वो कोएक्सियल है, सरफेस टेंशन लिक्विड का S के बराबर है। रेडियस ऑफ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। हाइट टिल विच लिक्विड विल राइज। डेंसिटी दिया है लिक्विड का रो, और कौन सा जो है फ्लूइड भरा है यहाँ पे, ग्लास इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन S। हाइट टिल विच, ठीक है, मेड ऑफ ग्लास में लिक्विड सरफेस टेंशन, ठीक। तो यहाँ पे इनको ये मेंशन करना चाहिए था कि ये लिक्विड जो है उसका कांटेक्ट एंगल कितना है, बिकॉज कांटेक्ट एंगल जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक ये सवाल हम जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप यहाँ पे कर दें कि इमर्ज्ड इन लिक्विड जो है, इस लिक्विड को वाटर कर दीजिए, लिक्विड को कर दीजिए वाटर। वाटर के साथ क्या है कि वाटर का जो कांटेक्ट एंगल होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो सिलेंडर है कोएक्सियल सिलेंडर, जिसका इनर रेडियस है R1 के बराबर, और जो इसका आउटर रेडियस है वो है R2 के बराबर। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। इस सिलेंडर को हमने डुबो दिया है, सिलेंडर को हमने डुबो दिया है लिक्विड में। तो हम ये बात जानते हैं कि लिक्विड जो है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की बदौलत जो है इसमें ऊपर चढ़ जाता है, लिक्विड जो है ऊपर चढ़ जाता है। तो आपको लिक्विड जो है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, कुछ इस तरीके से लिक्विड जो है दिखने वाला है। वाटर है तो ऐसा सरफेस जो है बनेगा, ऐसा सरफेस जो है बन रहा होगा इस तरीके से, लाइक दिस। जो लिक्विड है ये चढ़ जाएगा, लिक्विड जो है इस तरीके से चढ़ जाएगा इस कोएक्सियल सिलेंडर के अंदर। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये जो है कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की तरफ इनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा।
इस तरीके से यहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि इसका इनर रेडियस जो है r1 के बराबर है, सो 2 पाई r1 इंटू एस। जानते हैं कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ के बराबर होता है। तो ये वाले जो आपके पास पार्टिकल्स हैं ये फोर्स लगाएंगे, इन सब का फोर्स यदि ऐड कर दिया जाएगा, जो इससे चिपके हुए हैं जो पार्टिकल सारे, इन पे जो टोटल फोर्स लगेगा ये वाला फोर्स वो कितना लगेगा आपके पास 2 पाई r1 इंटू एस के बराबर। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगेगा आपके पास s इंटू 2 पाई r2। और ये फोर्स जो है किसके बराबर होना चाहिए, जितना लिक्विड इन्होंने होल्ड कर रखा है, तो जितना लिक्विड ऊपर चढ़ चुका है इसके मास के बराबर, इसके ग्रेविटेशनल वेट के बराबर जो है ये फोर्स होने वाला है। तो मैं इतने वाले पार्ट का जो है मास लिख सकता हूँ, कितना डेंसिटी है रो, इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम लिख सकता हूँ पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से h की वैल्यू आपको यहाँ से पता पड़ जाने वाली है। तो यदि हमें थीटा को 0 यदि नहीं मानते हैं तो आपको थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, बिकॉज उस समय जो ये सरफेसेस हैं वो उन पे फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगेगा बल्कि इस तरीके से फोर्स लगेगा, और उन सारे फोर्सेस का आपको वर्टिकल कंपोनेंट करना होगा, तो हमें cos थीटा उस इक्वेशन में आएगा। तो यहाँ से पाई 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 जो है कैंसिल आउट कर देंगे, आपको मिल जाएगा 2s r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय रो इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये आपको हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। इस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को r2 प्लस r1 r2 माइनस r1 कर देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा h इज इक्वल टू 2 इंटू एस डिवाइडेड बाय रो इंटू r2 माइनस r1। ये आंसर मिल जाएगा 2s अपॉन रो इंटू r2 माइनस r1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, g भी रह गया है ना हमारा, g रह गया है तो g भी लगा देंगे, यहाँ पे भी g आएगा, यहाँ पे भी g आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि हमें एंगल कांटेक्ट दिया होता है तो यहाँ पे cos थीटा भी आ जाता है। ओके, तो सवाल जो है ठीक ठाक था, मैं कहूंगा कि इसे 4 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं, 4 आउट ऑफ 5 इसे आप दे सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस r के बराबर है और उसकी स्पेसिफिक हीट c के बराबर है, इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट अ स्पीड ऑफ n रोटेशन पर सेकेंड। तो n रोटेशन पर सेकेंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन सॉरी। तो यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं 2 पाई इंटू n, ये ओमेगा हो गया। मेटल स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू 2/5 mr²। तो मैं इसकी रोटेशनल एनर्जी जो है निकाल सकता हूं इस इंस्टेंट पे, हाफ इंटू 2/5 mr² और इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। अब क्या कहते हैं ये कि ये सडनली स्टॉप हो जाता है और इसकी 50% जो एनर्जी है इसके पास करंटली उसका यूज कर लिया जाता है इसका टेम्परेचर बढ़ाने में। तो कितना टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, तो ये जो इसकी एनर्जी है बेटा इसका 50% यानी इसका आधा इस्तेमाल कर लिया जाता है इसको हीट करने में। और किसी मेटल को आप हीट करेंगे तो हीट की वैल्यू किसके बराबर होती है, ms डेल्टा टी के बराबर। सो mc डेल्टा टी के बराबर मैं इसे लिख सकता हूं। आपको यहाँ पे बस डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है बस। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ से mr स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 और नीचे आ जाएगा आपके पास mc, ये आ जाएगी आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू। तो यहाँ से एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10c। तो ये आपको डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाती है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/5 या 4/10 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r स्क्वायर बाय c के बराबर। ये ऑप्शन आपका सही आपको मिल जाता है। सवाल ज्यादा मुश्किल था नहीं, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस खींचा गया है जबरदस्ती सवाल को। तो इसे आप कह सकते हैं 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 जो है ये सवाल है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ जिसमें दिया है द वाइब्रेशन ऑफ 4 एयर कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर, it should be vibration. This figure the ratio of frequencies, इन सब की फ्रीक्वेंसीज आपको बतानी है, ये चीज आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नोड और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बन रहा है, और एक नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, λ/4 के बराबर होता है। यदि एंड करेक्शन को भूल जाए तो λ/4 की वैल्यू जो है किसके बराबर है, L के बराबर। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है fp, कह देता हूँ इसे, fp is equals to v upon 4L के बराबर।
तो यहाँ से लैम्डा निकाल दीजिए, v बाय लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर। यहाँ देखें एक एंटी नोड, नोड और फिर एक एंटी नोड, तो ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू l। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी q आ जाएगा आपके पास v बाय 2l के बराबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, तो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय एक लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4, यानी कि लैम्डा। तो लैम्डा आपको मिल जाएगा यहाँ पे l के बराबर, तो आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी f r इज इक्वल टू v बाय l के बराबर। ये आपकी मिल गई r वाली की फ्रीक्वेंसी। अब इसकी बात करें एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, तो एक लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, तो आपको मिल जाएगा 3v बाय 4l के बराबर मिल जाएगी आपको फ्रीक्वेंसी fs की। अब आपको बस रेशियो निकालना है, 1 बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1:2:4:3, तो 1 और 2 4, 1:4:3, 1:4:3 जो है रेशियो आपको मिलना चाहिए, 1:4:3 आपको रेशियो मिल जाता है। सवाल आसान था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस यहाँ पे गलती की जो है थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि जब एक साथ आपके पास लिखे हुए हैं सारे नोड, एंटी नोड, इसमें लोग जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और गलती कर देते हैं यहाँ पे कि नोड, एंटी नोड गिनने में। तो सवाल को जो है 3 सॉलिड 3 आउट ऑफ 5 से दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एंटी अभ्यास की जो पूरी प्लेलिस्ट है ये हमारे चैनल पर है। यदि आपने अभी तक देखा नहीं है इस प्लेलिस्ट को तो आप बहुत ज़्यादा जो है मिस कर रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीए ने खुद बना के दिए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके कौन कौन से क्वेश्चंस वर्दी ऑफ योर टाइम है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कराए, तो जरूर इसे चेकआउट कीजिए। और हमारे पास जो एचसीवी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं। यदि एचसी वर्मा आपने नहीं की है और आपको लगता है कि एचसीवी मुझे एक बार करना है, तो आप कम समय में बहुत ज्यादा जो है मैक्सिमम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत सारे जो इसमें चैप्टर्स हैं, जैसे आपके सेंटर ऑफ मास रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, और 12th में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है यहाँ पे हमने कवर करवा रखा है। तो जरूर चेकआउट कीजिए एचसीवी की जो पूरी प्लेलिस्ट है। और हमारे पास यहाँ क्रैश कोर्स है। यदि थ्योरी का कुछ पार्ट जो है आपने मिस कर दिया है, थ्योरी में थोड़ा सा लगता है कि कुछ डाउट है या फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए, तो यहाँ जो है थ्योरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जुलाई से पहले 2021 के अटेम्प्ट तक आए हुए हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस कराए हैं अच्छे से। तो जरूर चेकआउट कीजिए। इसमें से कोई भी चैप्टर यदि आपका वीक है तो इस प्लेलिस्ट में से आप जो है यूज कर सकते हैं वीडियोस को और अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। और जैसा भी वीडियो आपको लगे तो जरूर कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।